थे एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम जूनियर अकाउंटेंट टीआरए भर्ती परीक्षा 2023 की पेपर सेकंड की जो हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का सेक्शन है उसकी सेकंड टेस्ट सीरीज़ के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले पहला प्रश्न है, सहायक बहियों से खाता बही में लेखों के हस्तांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सहायक बहियाँ हैं, दैनिक पुस्तकें हैं, उनमें लेखा हो गया। अब उससे हम किस में कर रहे हैं, जो हमारी खाता बही है। तो खाता बही में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्यक्तिगत खाते हैं जो भी नाम मात्र के हैं, वस्तुगत हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ट्रांसफ़र तो है नहीं, शेष निकालना तलपट में होता है, खतौनी करना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, द कंपास एट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। तो ये तो लेखांकन के शुरू में ही है। ये महालनोबिस, गैलीलियो, एडवर्ड जॉन ये तो है नहीं, क्योंकि गणितज्ञ हैं ये तो। पीसी महालनोबिस सांख्यिकी के मतलब ज्ञान वो थे, जनक थे भारतीय सांख्यिकी के। और एडवर्ड जोन्स थे, उन्होंने इंग्लिश बुक कीपिंग ऑफ सिस्टम जो है वो बुक लिखी थी। तो लुकास पेसियोली है इसका सही आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी। सरकारी कंपनियां व सरकारी संस्थान किस आधार पर लेखे रखते हैं। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकारी कंपनियां और सरकारी संस्थान नगद आधार और अक्रूवल बेसिस दोनों को ही समाहित करते हैं, हाइब्रिड बेसिस पे करते हैं। ये क्या करते हैं, खर्चे जो होते हैं उनको तो जो कैश बेसिस और खर्चों को अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, और जो इनकम होती है हमारी उसको कैश बेसिस पे, आय प्राप्त होती है तभी उसको शामिल करते हैं। तो ये हाइब्रिड हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा आपका इसमें। उसके बाद चौथा प्रश्न है, केवल व्यक्तिगत खाता व रोकड़ खाता किस प्रणाली में रखा जाता है। तो अब रोकड़ खाता, बाकी जब हम बात करें दोहरा लेखा प्रणाली की तो उसमें तो बहुत से खाते रखे जाते हैं, और महाजनी वही खाता पद्धति भी भारतीय प्रणाली है पर है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर। तो केवल कुछ लिखा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इकहरा लेखा प्रणाली। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें, इकहरा लेखा प्रणाली। तो हमारा इसमें ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न हमारा है इसमें, दोहरा लेखा का सिद्धांत से क्या आशय है। दोहरा लेखा का सिद्धांत हमारा जो है वो है, एक लेखे को दो बार लिखना, लेखे को दो बार लिखना, प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो है, एक ही लेखा जो होता है, एक लेन देन जो हमारा है उसकी एंट्री दो जगह होती है, मतलब एक पक्ष तो डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक डेबिट पक्ष का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। तो आंसर सी इज राइट। इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलिए, छठा प्रश्न है, यदि 20,000 रुपये के देनदार है तो 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस मान्यता के अनुसार बनाया जाएगा। तो ये तो हमने चर्चा बहुत बार की है कि यदि प्रोविजन बना रहे हैं तो भविष्य की जोखिम से हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। रिस्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, उससे मतलब डिफेंस में जा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उपार्जन, बकाया थोड़ी है खर्चे, बकाया होते तो उपार्जन होते। मिलान आय, जो हमारा P&L अकाउंट होता तो मिलान। मुद्रा मापन, मुद्रा में तो माप ही रहे हैं, 5% बना रहे हैं 20,000 का, तो 20,000 का 5% 1,000 है, तो मुद्रा में तो मापनीय है। तो किस अवधारणा के तहत, रूढ़िवादिता। आंसर हमारा इसमें राइट क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा इसमें। सातवां प्रश्न, ए लिमिटेड कंपनी वर्ष दर वर्ष क्रमागत विधि से डेप्रिसिएशन लगा रही है, किस अवधारणा पर आधारित है। तो साथियों, यदि हम एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं, तो वो हमारी समरूपता या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। तो ऑप्शन बी इज राइट। कंजर्वेटिज्म जो है वो तो रूढ़िवादिता है, उसके अलावा कंपेरेबिलिटी है, कन्वीनियंस है, ये नहीं होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद 8 क्वेश्चन, ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को विक्रय के रूप में नहीं माना जाता, यह किस अवधारणा पर आधारित है। तो ग्राहक से हमें पैसा मिल गया, अग्रिम मिल गई, तो भाई मुद्रा मापन तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है अग्रिम का तो वो मुद्रा मापन तो है, मुद्रा में तो माप सकते हैं। उपार्जन बकाया वकाया का भी नहीं है। वसूली, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता क्या कहती है, भविष्य की जोखिम, तो ये भी नहीं है। वसूली होगा इसका उत्तर। क्यों होगा, क्योंकि वसूली अवधारणा जो हमारी है
वो हमें ये बताती है कि जिस वर्ष से संबंधित है, आपको अगर खर्चा है तो खर्चा, यदि आपको मान लीजिए आपने खर्चा किया तो खर्चे को आप पुस्तकों में मान्यता कब दे दें, कब लेखे कर दें, जिस समय से वो संबंधित है, या यूं कह दें इनकम है तो वो हमें अराइज हो गई है, तो अभी तो हमें एडवांस मिला है केवल, तो ना तो हमने माल बेचा है ना कुछ किया है, तो ये वसूली अवधारणा का अपवाद है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या होगा हमारा? वसूली अवधारणा हमें क्या कर रही है, इसे पुस्तकों में लेखा करने, विक्रय के रूप में इसको दर्ज करने से मना कर रही है, तो ये उत्तर हो जाएगा वसूली। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसाय के स्वामी ने 5,000 का आयकर चुकाया, इसका लेखांकन किस खाते में किया जाएगा? आयकर चुकाया है तो नाम से स्पष्ट है, आयकर है मतलब निजी खर्चा, निजी खर्चा अगर कोई है तो एंट्री क्या होगी इसकी? पैसा गया तो टू कैश, किस निजी है, निजी है तो ड्राइंग का खाता खुलता है, तो एंट्री हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ किस खाते में दिखाया जाएगा? आहरण खाते में दिखाया जाएगा। उसके बाद आयकर जो है भाई, आयकर का खाता नहीं खुलेगा इसमें, क्योंकि व्यवसाय का कोई आयकर दायित्व नहीं है, ये तो ड्राइंग के खाते में जाएगा, तो आंसर सी इज राइट। 10वां प्रश्न है हमारा, स्वामी द्वारा लाई गई पूंजी किसका उदाहरण है? अब भाई व्यापार का स्वामी व्यापार में क्या लाया? पूंजी लाया, एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो संपत्ति बढ़ गई कैश, साथ में क्या बढ़ गई? पूंजी बढ़ गई, तो पूंजी क्या है? दायित्व ही तो है पूंजी, तो जब संपत्ति भी बढ़ गई और दायित्व भी बढ़ गया, इसका मतलब संपत्ति में भी वृद्धि हो गई और दायित्व में भी वृद्धि हो गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा इसमें, संपत्ति में वृद्धि तथा दायित्व में वृद्धि। उसके बाद 11वां, बैंक अधिविकर्ष कौन सा खाता है? तो बैंक अधिविकर्ष है साथियों, खाते 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र की। नाम मात्र के तो जो खर्चों के संबंध में और आय के संबंध में जो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं वो होते हैं। वस्तुगत रियल अकाउंट, वास्तविक खाते जो जो हमारी बैलेंस शीट में शो होते हैं, जिनका बैलेंस आता है। व्यक्तिगत खाते जो भी बैलेंस शीट में आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत खातों में कोई व्यक्ति के, लोन के ये खाते आते हैं, कैपिटल, ड्राइंग सब व्यक्तिगत है। तो बैंक अधिविकर्ष जब कैश अकाउंट मेरा है, सॉरी जब डेटर अकाउंट मेरा है, तो या यूं कहते हैं कि बैंक में मैं बात करूं कि मेरा पैसा पड़ा है, तो पैसा पड़ा है, तो जब लोन भी पड़ा है वो अधिविकर्ष, तो वो व्यक्तिगत खाता ही होगा, तो ऑप्शन ए राइट है। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता नहीं होगा, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कौन से होंगे? जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के या फिर एक्रूड इन एक्रूड जो हमारी इनकम है उनके, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारी एक्रूड एसेट्स है, अर्न जो हमारी हैं, कोई भी अर्न, अनअर्न्ड इंटरेस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, ये सारे इसमें शामिल होंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए व्यक्तिगत खाता। 12वां प्रश्न, उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, बकाया व्यय को कौन से खाते में शामिलित करते हैं? अभी मैंने 11वें में बताया था, ये सारे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में शामिल होंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट, प्रतिनिधित्व खाता। और हमारा प्रश्न है 13, कौन सा वित्तीय विवरण लेखांकन समीकरण प्रस्तुत करता है? लेखांकन समीकरण है क्या? 2 पक्ष होते हैं, मतलब जितना बायां भाग उतना दायां भाग, या यूं कहें एक पक्ष का योग दूसरे पक्ष का योग बराबर, कुल संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, तो ये हमें किससे पता चलता है? रोकड़ प्रवाह से नहीं चलता, कोष प्रवाह से नहीं चलता, पी एंड एल से नहीं चलता, तो हमारा बैलेंस किससे निकलेगा? नाम ही स्पष्ट है, बैलेंस शीट, बैलेंस को तो चिट्ठा बताएगा, तो जब लेखांकन समीकरण है ही बैलेंस, तो ये चिट्ठा होगा हमारा, सी उत्तर हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठा। प्रश्न नंबर 14, किस अवधारणा के तहत स्वामी को लेनदार माना जाता है? लेनदार, स्वामी को लेनदार मान रहा है, इसका मतलब व्यवसाय और व्यवसायी अलग अलग है, लेनदार मान रहे तो पृथक अस्तित्व हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, पृथक अस्तित्व है। तलपट का मिलान किस अवधारणा के तहत होता है? तलपट, डेबिट क्रेडिट, खातों के शेष, कौन सी अवधारणा है जिससे मिलता है? डेबिट में भी क्रेडिट में भी लेखा, तो दोहरा लेखा में होता है ये, द्विपक्ष अवधारणा या दोहरा लेखा, तो क्वेश्चन 15 का उत्तर हो जाएगा ए, दोहरा लेखा। 16 नंबर, निम्न में से लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं हैं? लेखांकन की शाखाएं, प्रबंध लेखांकन बिल्कुल है, वित्तीय लेखांकन है, सामाजिक लेखांकन है, तो सबसे पहली तो थी, पूछ लेता प्रथम प्राचीन, तो कारिंदा लेखांकन, फिर वित्तीय लेखांकन, फिर लागत लेखांकन, फिर सामाजिक लेखांकन, उसके अलावा जो हमारी उत्तरदायित्व लेखांकन भी हो गई, प्रबंध लेखांकन, तो सभी हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। 17 नंबर, व्यापारिक बट्टा व ग्राहक से माल का ऑर्डर प्राप्त होना को किस अवधारणा के तहत नहीं दिखाया जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ऑर्डर प्राप्त हुआ है,
व्यापारिक बट्टा, तो व्यापारिक बट्टे में कोई लेन देन हुआ पैसे का? नहीं हुआ। ये तो पहले से लिस्टेड है कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये सेल्स प्राइस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये 90 ही लगेंगे। तो पैसे का तो कोई लेन देन ही नहीं है। ऑर्डर प्राप्त हुआ है तो लेन देन नहीं है। मुद्रा में माप नहीं सकते, तो कौन सी अवधारणा के तहत है? मुद्रा मापन। क्योंकि मुद्रा मापन अवधारणा क्या कहती है? जिस लेन देन को आप पैसे में नहीं माप सकते, मुद्रा में नहीं माप सकते, उसका लेखा लेखांकन में पुस्तकों में नहीं करना। तो ऑप्शन बी इज राइट, मुद्रा मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आए। लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित माना जा सकता है। लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित कब माना जाएगा? ये हमारी लेखांकन मानदंड के पालन में हो। देखिए, ये हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, भारतीय लेखा मानक फर्स्ट, उसी में बताया है, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है कि आप लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन है तो उसको कब दिखाएंगे? जब लेखांकन मापदंड के पालन में हो, या हम ये कहें कि उससे हमारे अकाउंटिंग जो है, हमारे लेखा पुस्तकें और बेहतर प्रदर्शित हो, या फिर उस परिवर्तन से वित्तीय विवरण सही है को उचित प्रस्तुत किया जा सके। तो उपरोक्त दोनों होगा इसका, ए और बी। तो सी आंसर इज राइट। उसके बाद अशोक 20,000 का भुगतान करके 50,000 का सामान खरीदता है। उपार्जन आधार पर व्यय की राशि। तो देखिए, उपार्जन आधार क्या कहता है? जो आपने दिया है कैश में पेमेंट हो चाहे इनकम, उसको भी, जो बकाया है उस अवधि के संबंध में उसको भी। तो 20,000 का तो नगद दे दिया, 30,000 बकाया रह गए, तो पूरे 50,000 आएंगे इसमें। तो ऑप्शन है 50,000 डी में है, तो ऑप्शन डी इज राइट। प्रश्न नंबर 20, महंगाई से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किस लेखांकन में किया जाता है? तो ये भी एक लेखांकन की शाखा है। कौन सी? मुद्रास्फीति लेखांकन। सामाजिक लेखांकन में तो हम समाज को क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो देखते हैं। प्रबंध लेखांकन में प्रबंधकों को नीति निर्धारण के लिए जो हम टूल्स के रूप में यूज करते हैं अकाउंट्स का, वो प्रबंध लेखांकन है। वित्तीय लेखांकन जब लेन देन हो जाते हैं, घटना घटती है, तब लेखा करते हैं। मुद्रास्फीति लेखांकन ऐसा लेखांकन है जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आप लेखे वित्तीय लेखांकन में रख रहे हैं, लेकिन यदि महंगाई बढ़ रही है तो संपत्तियां जो हमारी, उनकी वैल्यू महंगाई बढ़ने से कम हो जाएगी, रियल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का लेखा हम किस में करेंगे? मुद्रास्फीति लेखांकन में करेंगे। तो महंगाई से उत्पन्न जो भी समस्याएं उनका अध्ययन किस में करेंगे? मुद्रास्फीति लेखांकन। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन इज राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की टेस्ट सीरीज? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे, और आपके इस संबंध में क्या सुझाव है वो भी आप हमें दें कि हम आपको और बेहतर प्रश्नों के साथ, उनके व्याख्या के साथ, आपको जो हमारी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा है उसके संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें और आपकी कुछ मदद कर सकें। धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ।